मैथ्स क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसकी प्रश्नावली 3.2। और हमें पता है कि इस प्रश्नावली में हमें 3.2 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। और कौन सी विधि से करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम करेंगे इस प्रश्नावली से संबंधित उदाहरण। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे पास उदाहरण नंबर 4 है। इसमें कहा गया है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न समीकरण युग्म को हल कीजिए। 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। तो हमें क्या करना है? इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इस विधि से प्रश्नों को हल करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमें रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं इनको हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मानेंगे। इन समीकरण को मानने के बाद हमें क्या करना है? किसी एक समीकरण को लेंगे और किसी एक चर का मान निकालेंगे। जैसे हमारे पास समीकरण नंबर 1 में दो चर हैं x और y, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि जो x का गुणांक है वो 7 है और y का गुणांक है -15। इसी प्रकार से समीकरण 2 में x + 2y = 3। यहाँ पर x का गुणांक 1 है और y का गुणांक 2 है। तो हम इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले प्रश्न को शुरू करने से पहले यहाँ पर समीकरण नंबर 2 से x का मान निकालेंगे। और ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक 1 है, तो हमें ऐसा चर का मान निकालना है जिसका गुणांक 1 हो। तो हम शुरू करते हैं इसको समीकरण 2 से। समीकरण 2 का प्रयोग करते हैं। देखिए x + 2y = 3, ये हमें समीकरण नंबर 2 दिया गया है। हमें क्या करना है? यहाँ पर x का मान निकालना है। तो x का मान निकालते हैं 3 और 2y की साइड चेंज करेंगे, इसको दूसरी साइड में लिखेंगे। तो 2y प्लस का है, जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा। तो हमने x का मान निकाल लिया और जब हमारा x का मान निकल गया है हम इसका नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब देखिए जो x का मान हमने समीकरण नंबर 3 में निकाला है, किससे निकाला है? समीकरण नंबर 2 से निकाला है। हम क्या करेंगे? जो x का मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जब हम समीकरण 2 से मान निकाल रहे हैं तो उसको समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। अगर हम 1 से निकाल रहे हैं तो उसका मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि जब हम किसी एक चर का मान निकाल लेंगे तो उसको समीकरण नंबर 3 नाम देना है, एक नया नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। तो हमने x का मान समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण हमारे पास 1 क्या है? 7। इसका गुणांक क्या है? x। 7 के साथ गुणा में क्या है? x का मान हम क्या लिखेंगे? 3 - 2y। तो x की जगह हम लिखेंगे 3 - 2y। आगे क्या है? -15y = 2। तो 7 ब्रैकेट में 3 - 2y हम क्या करेंगे? 7 की 3 - 2y से गुणा करेंगे। और इसको गुणा करने के लिए पहले 7 की गुणा 3 से, तो 7 तिया 21। इसी प्रकार से 7 की गुणा कर देंगे -2y से, तो ये बनेगा -14y -15y = 2। अब देखिए -14y और -15y दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाएंगे? क्योंकि दोनों माइनस के हैं। और आपको पता है 14 और 15 29, दोनों के साथ y है तो 29y हो जाएगा। इसी प्रकार से = 2 है। अब ये 21 देखो बराबर से पहले है और प्लस का 21 है। हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो दूसरी साइड में जाकर ये -21 हो जाएगा। अब देखिए -29y = 2 - 21। आपको पता है 2 प्लस का है और 21 माइनस का है, तो हम इनको घटाएंगे। तो 21 में से 2 गया तो 19। और आपको पता है 21 बड़ा है 2 छोटा है और बड़ा नंबर माइनस में है, तो 19 जो आएगा वो माइनस में आएगा। तो दोनों तरफ माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा? 29y = 19। यहाँ से हम y का मान निकालते हैं तो वो क्या आएगा? 19/29, क्योंकि y के साथ गुणा में है 29, गुणांक है 29, तो इधर भाग में आ जाएगा यानी कि बटे में आ जाएगा। ये हमने y का मान निकाल दिया। अब ये जो हमने y का मान निकाला है इसको हमें रखना है समीकरण नंबर 3 में। तो हमने x का मान निकाला था समीकरण नंबर 3 में, तो यहाँ रखते हैं। देखो
समीकरण 3 से। अब समीकरण 3 से क्या होगा, या आप ये लिख सकते हो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 3 माइनस 2y और y का मान क्या है 19/29। आपको पता है ये 3 तो अलग है, ये 2 है, 2 को 2/1 करके 2/1 को 19/29 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ गुणा में है, ये गुणांक हैं एक दूसरे के। तो 2 की गुणा करेंगे 19 से, ये देखो यहाँ पे माइनस है, पहले 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 19 से तो 38 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 29 से तो 29 आएगा। अब हमें x का मान निकालने के लिए क्या करना है, 3 में से 38/29 को घटाना है, और इसको घटाने के लिए 3 के बटा में 1 करेंगे और एलसीएम लेंगे। तो हम एलसीएम लेते हैं, देखो 1 और 29 का एलसीएम क्या आएगा 29 को 1 से भाग करेंगे तो 29 आएगा, 29 को 3 से गुणा करेंगे तो 29 तिया 87 हो जाएगा। इसी प्रकार से 29 को 29 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 38 से गुणा कर देंगे तो 38 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 87 में से 38 घटाना है, क्या आ जाएगा 49, बटा में 29 रहेगा, तो हमारे पास x का मान आया 49/29 और y का मान क्या आया था 19/29। तो ये हमारा इस प्रश्न का हल हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने चौथा उदाहरण हल करना है। उसके बाद में हम आगे करते हैं उदाहरण नंबर 7। पहले 7 करते हैं, उदाहरण नंबर 5 और 6 भी हम करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो उदाहरण नंबर 7 देखिए, 2 रेल की पटरियाँ समीकरणों x + 2y - 4 = 0, यानी कि जब इसका हल हम शुरू करेंगे तो हम लिख देंगे x + 2y - 4 = 0, और दूसरा समीकरण क्या है 2x + 4y - 12 = 0। तो ये 2 समीकरण हमें दे दिए। 2 रेल की पटरियाँ समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। मतलब जैसे रेल की 2 पटरियाँ होती हैं ना, कैसे पटरियाँ होती हैं रेल की, इस प्रकार से, ये रेल की पहली पटरी, ये रेल की दूसरी पटरी। मान लिया इस पटरी का जो रैखिक समीकरण है वो ये है x + 2y - 4 = 0, और इस दूसरी पटरी का जो रैखिक समीकरण है वो ये है 2x + 4y - 12 = 0। तो हमने दोनों की इक्वेशन बता दी, दोनों पटरियों की। तो दोनों पटरियों की इक्वेशन ये है, द्वारा निरूपित की गई है, क्या रेल पटरियाँ एक दूसरे को काटेंगी। अब देखो हमने ये बताना है कि क्या रेल पटरियाँ एक दूसरे को काटेंगी, और रेल की एक पटरियाँ एक दूसरे को काटेंगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण युग्म को हल करना पड़ेगा। इसको हल करने के लिए वही पहले वाला काम, इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे। अब किसी एक समीकरण से ऐसे चर का मान निकालेंगे जिसका गुणांक 1 हो। तो हम देखेंगे कि समीकरण नंबर 1 में x का गुणांक 1 है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा x + 2y - 4 = 0। तो यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे, 2y की साइड चेंज करेंगे तो माइनस का 2y, -4 की साइड चेंज करेंगे तो +4, यानी कि यहाँ पे हमने x का मान निकाल दिया। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 3। अब हमने जो x का मान निकाला है समीकरण नंबर 3, इसको लिख दिया। किससे निकाला है, समीकरण नंबर 1 से निकाला है, तो हम इसको रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। जैसे हमने पिछले उदाहरण में क्या किया था, हमने समीकरण नंबर 2 से मान निकाला था x का और उसको रखा था समीकरण नंबर 1 में। ऐसे ही हमने यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से मान निकाला है, तो हम इसको रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। देखो 2x का मान तो हमें रखना है, x को तो लिखना नहीं है। आगे क्या है +4y - 12 = 0। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे x का मान लिखना है, क्योंकि समीकरण नंबर 2 में रख रहे हैं। 2 में क्या है 2x, x का मान यहाँ रखेंगे, +4y हमने लिख दिया, -12 हमने लिख दिया, बराबर 0 हमने लिख दिया। तो x का मान क्या है -2y + 4, इसको हमने रख दिया। अब गुणा करेंगे, देखिए गुणा करेंगे 2 की -2y से तो -4y हो जाएगा, 2 की गुणा करेंगे 4 से तो 8 हो जाएगा, +2 +4 +8। इसी प्रकार से देखो 4y - 12 = 0। तो हमारे पास 4y - 4y + ये तो कट रहा है, 8 - 12 यानी कि -4 = 0। और आपको पता है कभी भी मैथमेटिक्स के अंदर
किसी भी तरीके से -4 और 0 कभी बराबर नहीं होते, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो कि असत्य है, क्योंकि ये तो एक असत्य घटना आ गई ना हमारे पास। यह ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि -4 और बराबर हो जाएं, कभी भी -4 और बराबर नहीं होंगे, तो असत्य है। लेकिन एक चीज़ और हमने देखा था, हमने क्या देखा था कि जब हमने x का मान समीकरण 1 में रखा था तो हमारा पास y का मान निकल गया था, जबकि यहाँ हमने समीकरण नंबर 1 में रखा है, समीकरण नंबर 2 में रखा है, समीकरण नंबर 2 में रखा है x का मान, तो किसी चर का मान नहीं निकला, और नहीं निकला तो इसमें किसी चर का मान निकलेगा भी नहीं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसी घटना आ जाए जैसे -4 बराबर 0 या 2 बराबर 0 या 10 बराबर 8, इस प्रकार की कोई भी घटना आ जाए, ऐसी घटना में हमें ये लिखना है जो कि असत्य है, और साथ में ये बताना है इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि जब असत्य घटना आती है तो कोई भी हल नहीं होगा। मान लिया कुछ जगह ऐसी घटनाएं आ जाती हैं 8 बराबर 8, 2 बराबर 2 या 0 बराबर 0 या -4 बराबर -4, इस केस में हमें लिखना है जो कि सत्य है। और जब भी सत्य होगा तो क्या होगा, इस समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, ये हमें बताना होगा। तो इस केस में तो हमारे पास क्या आ रहा है, इस केस में तो सिर्फ ये आ रहा है -4 बराबर 0, और हमने बता दिया ये तो असत्य घटना है। अगर ये असत्य है तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि दिए गए समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है, क्योंकि असत्य घटना आते ही हल नहीं होंगे, सत्य घटना आते ही हल अनेक होंगे। तो अब यहाँ पे कोई हल नहीं है, अब कोई हल है ही नहीं। और हमने कल एक सारणी से समझा था कि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म के अगर कोई हल नहीं होते हैं तो उस केस में जो रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। तो दोनों रैखिक समीकरण से बनी रेखाएं समांतर होंगी। क्यों होंगी समांतर, क्योंकि हमने कल एक सारणी से समझा था, या आपकी जो प्रश्नावली 3.1 वाली या 3.1 के उदाहरण वाली वीडियो है, आप उसमें चेक कर सकते हो। सारणी में मैंने बताया था आपको कि अगर किसी समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है तो वहाँ रेखाएं समांतर होती हैं। अगर रेखाएं समांतर हैं तो जब भी रेखाएं समांतर होंगी तो क्या होंगी, वो रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलेंगी या कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो हम लिखेंगे रेल की पटरियां जो जिनकी इक्वेशन हमें दे रखी थी, रेल की पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है ना, हमें इसका आंसर देना था कि रेल की पटरियां काटेंगी। क्या रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेंगी, तो हमने बता दिया रेल की पटरियां कभी नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटेंगी, उसका कारण है कि क्योंकि दोनों जो रेखाएं हैं हमारी समांतर हैं, और समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। और समांतर क्यों आया, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है, और ऐसे कंडीशन में जब कोई हल नहीं होता है तो रेखाएं समांतर होती हैं। इस प्रकार से हमें उदाहरण नंबर 7 को हल करना। आगे हम करेंगे उदाहरण नंबर 5। देखो, निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब ये हमें प्रश्न दे दिया, इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और इसको हल करने से पहले देखिए, हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाने होंगे, क्योंकि हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए नहीं गए हैं, और अगर नहीं दिए गए हैं तो हम इनको बनाएंगे। और बनाने के लिए हमें कंडीशन क्या दे रखी है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब आफताब ने क्या कहा, आफताब ने ये कहा कि 7 वर्ष पहले, मतलब आज की जो एज है उससे 7 साल पहले, या आज का जो ईयर है उससे 7 साल पहले आफताब अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी आयु का था। मान लो उसकी पुत्री की आयु अगर मान लो 10 है तो आफताब की उम्र कितनी थी, 70 ईयर। ठीक है ना। अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब आज से 3 साल बाद, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? चलो, मनोरंजक है या नहीं, हमें यह प्रश्न हल करना है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले बीजगणितीय और ग्राफीय रूप, दोनों रूपों में इसको आप हल करेंगे। लेकिन ऊपर उसने कहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो हम पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, बाद में ग्राफीय विधि से हल करेंगे इसको।
तो देखिए आफताब अपनी पुत्री को कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। हमें निकालना क्या है इसके अंदर, हम ये मान के चलेंगे कि आफताब की और उसके पुत्र की आज की आयु क्या है, वर्तमान आयु क्या है। तो आयु वाला कोई भी क्वेश्चन आए हमें यही मानना है कि हमें वर्तमान आयु को x और y मानना है। तो जब इसका हम हल करेंगे तो हम लिखेंगे माना आफताब की वर्तमान आयु, ये हमने मान लिया कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। अगर आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, हमने मान लिया उसकी पुत्री की वर्तमान आयु है वो y वर्ष है, तो आफताब की x वर्ष हमने आयु मानी है, उसकी पुत्री की y वर्ष। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्नानुसार कंडीशन बनाएंगे। उसने कहा पुत्री से क्या कहा, 7 वर्ष पूर्व, मतलब आज से 7 साल पहले। अगर आफताब की आज आयु 7 वर्ष है तो 7 वर्ष पहले कितनी थी, x वर्ष आज मान लो कितनी भी आयु है, 7 वर्ष पहले की आयु के लिए हमें क्या करना है, आफताब की आज की आयु में से 7 घटाना है। तो आज की आयु अगर हमारे पास x है तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, x में से 7 घटा देंगे, x माइनस 7। और उसकी पुत्री की आज की आयु y वर्ष है तो 7 साल पहले कितनी बनेगी, y माइनस 7। अब उसने कहा है कि मैं अपनी पुत्री की आयु से 7 गुना था, मतलब ये तो 7 गुना था आफताब की आयु, लेकिन उसकी पुत्री की आयु को भी हम 7 से गुणा कर दें, 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर। ये तो उसकी होगी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन में क्या है, अब से 3 वर्ष बाद, मतलब आफताब की आज की आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3। आफताब की आज की आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3। उसकी पुत्री की आयु देखिए, उसकी पुत्री की आज की आयु y वर्ष है तो 3 साल बाद क्या होगी, y प्लस 3। क्या कहा उसने, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब आफताब रह जाएगा अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु। तो आफताब तो 3 गुना रह जाएगा, लेकिन इसको भी हम 3 गुना करें ताकि दोनों बराबर हो जाएं। अब हमने यहाँ से 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं। क्या करना पड़ेगा, बराबर से पहले x माइनस 7 है, बराबर के बाद में क्या है, 7 की गुणा कर देंगे y से तो 7y, 7 की गुणा कर देंगे माइनस 7 से तो माइनस का 49। ये क्या होगा, x माइनस 7, 7y को इधर उठाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 7y, 49 को इधर उठाएंगे तो प्लस का 49 बराबर 0। ये क्या है आपका x माइनस 7y, 7 माइनस का है देखो 49 प्लस का है, तो 49 में से 7 घटा देंगे तो 42, क्या आया, बराबर 0। ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरी कंडीशन को हल करेंगे, x प्लस 3 बराबर 3 की गुणा y से करेंगे 3y प्लस 3 गुणा 3 9, x माइनस 3y और माइनस 9 बराबर 0। तो ये तो आपका है x, ये है माइनस का 3y, माइनस का 3 और माइनस का नहीं प्लस का 3 है, ये प्लस का 3 और माइनस का 9, तो 1 प्लस 1 माइनस घट जाएंगे आपस में, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा, और बड़ा नंबर माइनस का है तो -6 आएगा बराबर 0। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इन दोनों को हम हल करेंगे, किससे करेंगे, पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो इसको हल करते हैं हम प्रतिस्थापन विधि से। देखिए हमारे पास पहला समीकरण है जिसके अंदर आप x का मान निकाल देंगे, लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 में क्या है, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 है। यहाँ से हम x का मान निकालते हैं तो 7y की साइड चेंज करेंगे तो प्लस 7y, 42 प्लस का है, इसकी साइड चेंज होगी तो माइनस का 42। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 3। अब देखिए x का मान कहाँ से निकाला हमने, समीकरण नंबर 1 से निकाला है, इसको रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में क्या है x माइनस 3y, और आपको पता है x का मान क्या है 7y माइनस 42, तो इस x की जगह रख देंगे 7y माइनस 42, और फिर आगे क्या है माइनस का 3y माइनस का 6 बराबर 0। 7y माइनस 3y, 7 में से 3 चला जाएगा आपका 4y बचेगा, माइनस 42 माइनस 6, 42 और 6 दोनों माइनस हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, 42 और 6 48 बराबर 0। यानी कि अपना आया 4y माइनस 48 बराबर 0।
4y माइनस 48 बराबर 0। तो यहाँ से 4y का मान आ जाएगा प्लस 48 और y का मान आ जाएगा 48/4। ये कटेगा, 4 एकम 4 और ये 12, तो y का मान आएगा 12। अब जो y का मान 12 है उसको समीकरण किस में रखना है? समीकरण 3 में रखने पर बारी बारी से हम तीनों समीकरणों को यूज करते हैं। हमने समीकरण नंबर 1 से मान निकाला, उसको 2 में रखा, हमारा y का मान निकल गया। फिर अब इस y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो 2 में क्या है हमारा x माइनस 3y, y का मान क्या रखना है? 12 माइनस 6 बराबर 0। तो आपका ये बनेगा x माइनस 12 × 36 माइनस 6 बराबर 0। तो x का मान आ जाएगा माइनस 36 माइनस 6 यानी कि माइनस का 42 बराबर 0। x का मान आएगा हमारा 42। x का मान 42, हमने x माना था क्या माना था? आफताब की वर्तमान आयु। तो क्या आएगा? आफताब की वर्तमान आयु। तो आफताब की वर्तमान आयु कितनी है? x हमने मानी थी, x का मान आया 42, तो आफताब की वर्तमान आयु हो जाएगी 42 वर्ष। उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, उसकी पुत्री की आयु हमने मानी थी y वर्ष और y का मान आया था 12, तो उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी y वर्ष। इस प्रकार से हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब हम क्या करेंगे? इसको ग्राफीय रूपों में व्यक्त करेंगे, यानी कि इसका ग्राफीय हल निकालेंगे। ग्राफीय हल निकालने के लिए हमारे पास पहला समीकरण ये है x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, और दूसरा समीकरण हमारे पास है x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों के पहले हम दो हल निकालेंगे, ठीक है ना। और हल निकालने के बाद हम क्या करते हैं? इसको एक बॉक्स में रखते हैं। कैसा बॉक्स बनेगा? देखो, समीकरण नंबर पहले का बॉक्स ये बनेगा, समीकरण नंबर 2 का बॉक्स यहाँ बना लेंगे। एक्स वाई ऐसे प्रश्न हमने 3.1 में हल किए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं? x का मान 0 रखते हैं। तो रखते हैं x का मान 0। x का मान 0 रखेंगे तो पहला पद 0 हो गया, माइनस 42 माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 बचा। माइनस 7y इक्वल टू बराबर के बाद में 42 जाएगा तो माइनस 42। अब माइनस से माइनस कट रहा है, 7y बराबर 42, यहाँ से y का मान आएगा 42/7 यानी कि 6। y का मान क्या आया हमारा? 6। अब दूसरे केस में क्या करते हैं? y को 0 रख देते हैं हम। जब हम y को 0 रखेंगे, यहाँ रखते हैं, देखो y को 0, तो दूसरा पद 0 हो जाएगा। क्या बचेगा हमारा? x प्लस 42 बराबर 0, क्योंकि ये पद तो 0 हो गया y का मान 0 रखते ही। तो यहाँ से x का मान आएगा माइनस का 42, तो x का मान क्या आएगा? माइनस 42। इसी प्रकार से हम समीकरण नंबर 2 में देखेंगे। पहले रखते हैं x का मान 0, तो यहाँ रखें x का मान 0। x का मान 0 रखते ही पहला पद 0 हो गया, माइनस का 3y माइनस 6 बराबर 0। माइनस 3y, इसको इसके साइड चेंज करेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 6/-3, ये आपका आएगा -2, ठीक है ना। कैसे आएगा -2? 6/-3, प्लस माइनस माइनस होगा, 6 को 3 से भाग करेंगे तो आएगा हमारा 2। तो हमारा y का मान क्या आया? -2। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? यहाँ से y का मान 0 रख देते हैं। y का मान 0 रखेंगे तो क्या होगा? y का मान 0 रखेंगे तो ये दूसरा पद 0 हो गया। अब दूसरा पद 0 होते ही क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? x माइनस 6 बराबर 0, क्योंकि ये तो 0 हो गया, x माइनस 6 बराबर 0 बचेगा। यहाँ से x का मान आएगा 6, तो y का मान 0 रखा है तो x का मान आया 6। देखो यहाँ पे क्या है, x का मान हमने 0 रखा है, y का मान 6 आया। y का मान 0 रखा है, x का मान -42 आया है। हम क्या करते हैं? इसका एक बिंदु और निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये -42 बहुत बड़ा अंक है। इसका मान जब हम रखेंगे तो हमें जो हमारा कार्तीय तल है वो बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? इसका एक मान और लेते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम y का मान 0 रखने पर x का मान -42 बहुत बड़ा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर y का मान कुछ और रख देते हैं। जैसे मैंने रख दिया y बराबर 6। तो y का मान अगर मैं 6 रख रहा हूँ, 5 रख रहा हूँ, क्योंकि y का मान 6 तो हम पहले रख चुके हैं। y का मान मैं रखता हूँ अब यहाँ पे 5। तो y का मान 5 रखेंगे तब x क्या आएगा? देखिए हम यहाँ पे रखते हैं x -7, y का मान मैंने रखा 5
प्लस 42 बराबर 0। तो x माइनस 35 प्लस 42 बराबर 0। x माइनस 35 प्लस 42 यानी कि प्लस का 7 बचेगा बराबर 0। x आएगा -7 के बराबर। तो x का मान क्या आएगा -7। तो हम 42 और 0 बिंदु प्रयोग करने की बजाय -7 और 5 बिंदु प्रयोग कर देंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है हमें एक कार्तीय तल चाहिए। कार्तीय तल हमारे सामने है। मैंने बराबर दूरी पर 1-1 सेंटीमीटर ये सभी बिंदु लिए हैं। अब देखिए पहली रेखा के लिए जब x का मान 0 है तो y का मान 6, x तो 0 है, y एक्सिस पर आप लेंगे 6। इसका पॉइंट हो जाएगा 0,6 इस बिंदु के निर्देशांक। इसी प्रकार से जब x का मान -7 ले रहे हैं तो y का मान 5, x का मान -7, x एक्सिस पर क्या लेना है -7 और y एक्सिस पर 5। तो हम क्या करते हैं यहाँ से -7 के सामने जाते हैं। जब हम इस प्रकार से -7 के सामने आएंगे और y एक्सिस पर 5 के सामने आएंगे तो हमारा यहाँ पर बिंदु बनेगा। इस बिंदु का नाम आप दे देंगे, इसके निर्देशांक होंगे -6,5। ठीक है ना। अब हम इन दोनों को मिला देंगे। जब हम दोनों को मिला देंगे तो हमें एक रेखा प्राप्त होएगी। ये हमारी रेखा है पहले समीकरण की, पहले समीकरण से बनी रेखा। अब दूसरे समीकरण से बनी रेखा देखो, x का मान 0, y का मान -2। x एक्सिस पर 0 है, y का मान क्या है -2। तो हम क्या करेंगे x का मान -2 और इस बिंदु का नाम, इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0, -2। ऐसे ही जब x का मान 6 है तो y का मान 0 है, तो ये आपका बनेगा 6,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो हमारा ये इसका ग्राफीय निरूपण बन जाएगा। अब हम करेंगे उदाहरण संख्या 6। तो उदाहरण 6 में हमें दिया गया है एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है। मतलब 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपये है। इसी प्रकार से 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य। तो जब इस प्रश्न को हम हल करेंगे तो हम मानेंगे, पहले माना प्रत्येक पेंसिल का मूल्य। हमने मान लिया कि प्रत्येक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तथा प्रत्येक रबड़ का मूल्य, हमने मान लिया रबड़ का मूल्य है वो y रुपये है। अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमारे पास क्या है, एक पेंसिल का मूल्य अगर x रुपये है तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना बनेगा 2 गुणा x यानी कि 2x। एक रबड़ का मूल्य अगर y रुपये है तो 3 रबड़ों का मूल्य क्या बनेगा 3 गुणा y यानी कि 3y। दोनों को जोड़ने के बाद दोनों का जो कुल मूल्य है वो 9 रुपये है, तो हम बराबर रख देंगे 9 दोनों को जोड़ने के बाद में। इसी प्रकार से हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। दूसरे समीकरण में क्या है, 4 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 4 पेंसिल का मूल्य बनेगा 4x। और रबड़ कितनी है 6 रबड़ का मूल्य, एक रबड़ का मूल्य y रुपये है तो 6 रबड़ का मूल्य बनेगा 6y। दोनों का जो जोड़कर कुल मूल्य बनेगा वो 18 रुपये। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब हम इसको हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में मैंने आपको बताया था कि समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 किसी एक समीकरण को प्रयोग करेंगे। हमें जिस समीकरण को प्रयोग करते हैं उसमें यह देखते हैं कि हमें एक ऐसे चर का मान निकालें जिसका गुणांक 1 हो, जबकि यहाँ पर कोई भी चर ऐसा नहीं है जिसका गुणांक 1 हो। जैसे यहाँ पे x का गुणांक 2 है, या x का गुणांक 4 है, या y का गुणांक 3 है, या y का गुणांक 6 है। तो आप देखेंगे इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो ये 2 है। तो आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालेंगे क्योंकि इसका गुणांक छोटा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, 2x + 3y = 9। यहाँ से 2x का मान निकालते हैं तो ये 9 - 3y हो जाएगा। x का मान निकालते हैं तो 9 - 3y बटा 2। हमने ये निकाल दिया है x का मान। अब हम रखेंगे y में, तो क्या रखेंगे, x का मान कौन से समीकरण में रखें, हमने समीकरण 1 से निकाला है तो समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर
तो 4 गुणा में x का मान क्या है 9 माइनस 3y 2 हमने रख दिया। 4 गुणा में x प्लस 6y बराबर 18। ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये सीधा कट रहा है यहाँ से। और बटे में तो 1 है, इसका तो कोई रोल बचेगा नहीं। हम क्या करेंगे, 2 की गुणा 9 से कर देंगे 18 और 2 की गुणा माइनस 3y से करेंगे तो माइनस 6y, और बटा में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस 6y बराबर 18। अब देखो 6y से 6y कट रहा है, क्या आ रहा है 18 बराबर 18, जो कि सत्य है। मैंने आपको बताया था ना, अगर दोनों तरफ मान बराबर आ रहे हैं तो हमें ये बताना है सत्य है। और अगर कोई सत्य घटना आ जाती है तो उस केस में क्या होता है, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, दी गई समस्या के, क्योंकि हमें जो दी गई है प्रश्न के अंदर वो समस्या है, समस्या के अनेक हल होंगे। हमें इसका आंसर ये बताना है कि इसके अनेक हल होंगे। तो हमने इस प्रकार से प्रश्नावली 3.2 के सभी उदाहरणों को कवर किया है।